अच्छा स्टूडेंट्स, आप डिस्कस करते हैं फैक्टर्स। मैंने आपको 4 फैक्टर्स बताए। देयर आर 4 फैक्टर्स दैट अफेक्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। नंबर 1, फर्स्ट फैक्टर मैंने आपको क्या बताया? एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज। अब कुछ एटम्स का साइज स्मॉल है, कुछ एटम्स का साइज लार्ज है। क्या स्मॉल साइज वाले एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है या लार्ज साइज वाले एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है? जरा इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट फैक्टर एटॉमिक साइज है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है और ये तीसरा एटम है। हमारे पास 3 एटम्स डिफरेंट साइज के मौजूद हैं। इनमें से फर्स्ट जो एटम है इसका साइज लार्ज है, सेकंड का उससे स्मॉल है और थर्ड का उससे भी स्मॉल है। आपके ख्याल से किस एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है? क्या लार्ज साइज वाले एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है या स्मॉल साइज वाले से? अगर साइज लार्ज है मीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है, और जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा मीन इतनी अट्रैक्शन कम होगी, इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा। और जितना एटॉमिक साइज स्मॉल होगा इतना वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोज होगा, और जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होगा इतनी अट्रैक्शन स्ट्रांग होगी और इतना ही इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। इट मीन अगर साइज स्मॉल है आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, और अगर साइज लार्ज है तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी। सो हम कैसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? एटॉमिक साइज के बारे में क्या डिस्क्रिप्शन हम बता सकते हैं? Larger the atomic size, weaker will be the attraction between valence electrons and nucleus. Easier will be the removal of electron. Easier will be the removal of valence electron. So smaller will be the ionization energy value and vice versa. मीन जितना साइज लार्ज होगा इतनी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, और जितना साइज स्मॉल होगा इतनी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो मेरे ख्याल में आप इस फैक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लार्जर द एटॉमिक साइज, वीकर विल बी द अट्रैक्शन बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस, इजियर विल बी द रिमूवल ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो स्मॉलर विल बी द आयोनाइजेशन एनर्जी एंड वाइस वर्सा। सेकंड फैक्टर है दैट इज न्यूक्लियर चार्ज। अब न्यूक्लियर चार्ज का क्या इफेक्ट होगा? अगर याद हो मैंने आपको न्यूक्लियर चार्ज के बारे में क्या बताया था? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियर चार्ज। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियर चार्ज। अगर प्रोटॉन ज्यादा होंगे, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होंगे, अब यहाँ पे कितने ऑर्बिट्स आपको दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 4। एक और एटम देख लेते हैं, यहाँ पे भी कितने ऑर्बिट्स हैं? 1 2 3 4। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? यहाँ का न्यूक्लियर चार्ज कम है, यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। और अगर आपको याद हो मैंने कहा था कि न्यूक्लियस की जो फोर्स होती है वो इनवर्ड फोर्स होती है। जितना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा न्यूक्लियर पुल बढ़ेगी, और जब न्यूक्लियर पुल बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन्स किधर मूव करेंगे? टुवर्ड द न्यूक्लियस। मजीद जरा देखते हैं। अब देखिए ऑर्बिट्स इक्वल हैं, फर्क क्या आ रहा है? यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज कम है, यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज उससे ज्यादा है, यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज उससे भी ज्यादा है। जो जो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है तो न्यूक्लियर पुल बढ़ेगी, जब न्यूक्लियर पुल बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे टुवर्ड द न्यूक्लियस। जब इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड द न्यूक्लियस मूव करेंगे तो साइज स्मॉल होता जाएगा, और जब साइज स्मॉल हो जाएगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में अट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाएगा, मीन एनर्जी ज्यादा सप्लाई करना पड़ेगी। इट मीन न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी बढ़ जाती है। सो कैसे एक्सप्लेन करेंगे इस फैक्टर को?
Greater the nuclear charge, greater will be the nuclear pull. Smaller will be the atomic size. Stronger will be the attraction between valence electrons, या direct भी कह सकते हैं, between electrons and nucleus. It becomes difficult to remove electron. So greater will be the ionization energy and vice versa. मैं repeat कर देता हूं एक दफा फिर. Greater the nuclear charge, greater will be the nuclear pull. Smaller will be the atomic size. Stronger will be the attraction between electrons and nucleus. It becomes difficult to remove electron. So greater will be the ionization energy and vice versa. Mean atomic size के बढ़ने से ionization energy कम होती है, लेकिन nuclear charge के बढ़ने से ionization energy बढ़ जाती है, increase हो जाती है. अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड फैक्टर की. थर्ड फैक्टर है शील्डिंग इफेक्ट. शील्डिंग इफेक्ट के बारे में मैंने कहा था कि वो रिपल्शन जो इनर इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अप्लाई करते हैं वो शील्डिंग इफेक्ट कहलाता है. और मैंने कहा था शील्डिंग इफेक्ट डिपेंड करता है नंबर ऑफ इनर ऑर्बिट्स पे. जितने इनर ऑर्बिट्स ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे. जब नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे तो इतनी रिपल्शन ज्यादा होगी. और जब ये रिपल्शन ज्यादा होगी तो क्या इफेक्ट होगा, जरा इसको डिस्कस करते हैं. मिसाल के तौर पे इन तीन डायग्राम्स को जरा देखते हैं. यहाँ पे कितने ऑर्बिट्स हैं? 2. यहाँ पे 3 ऑर्बिट्स हैं और यहाँ पे कितने ऑर्बिट्स हैं? 4. अब इस एटम में कितने इनर ऑर्बिट्स हैं? टोटल ऑर्बिट्स 2 हैं, इनर ऑर्बिट्स एक ही है. अब यहाँ पे टोटल ऑर्बिट्स 3 हैं, इनर ऑर्बिट्स 2 हैं. यहाँ पे टोटल ऑर्बिट्स कितने हैं? 4 और इनर ऑर्बिट्स कितने हैं? 3. इसका मतलब ये हुआ कि इनर ऑर्बिट किसमें ज्यादा है? इस एटम में नंबर ऑफ इनर ऑर्बिट्स ज्यादा है. और अगर इसमें इनर ऑर्बिट्स ज्यादा हैं, इट मीन इसमें इनर इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा होंगे. और अगर इसमें इनर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं तो इन इलेक्ट्रॉन्स की वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो रिपल्शन है वो भी ज्यादा होगी. यानी जितने नंबर ऑफ इनर ऑर्बिट्स ज्यादा होंगे इतने इनर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे. जितने इनर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे इतनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर रिपल्शन ज्यादा होगी. मीन इसी रिपल्शन को हम क्या कहते हैं? शील्डिंग इफेक्ट. और इस रिपल्शन के ज्यादा होने से वैलेंस इलेक्ट्रॉन ने किधर जाना है? अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस. जब ये अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस जाएगा इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में अट्रैक्शन कम होती जा रही है. क्या इस एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में अट्रैक्शन स्ट्रांग है या इसमें स्ट्रांग है? इसमें अट्रैक्शन स्ट्रांग है. इसको निकालना मुश्किल है और इसमें शील्डिंग इफेक्ट की वजह से यहाँ पे इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में अट्रैक्शन कम हो गई है. इट मीन इस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो गया है. इट मीन शील्डिंग इफेक्ट के बढ़ने से आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती जाती है. अब जरा इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? greater the shielding effect, larger will be the atomic size. Greater the shielding effect, larger will be the atomic size. Weaker will be the attraction between valence electrons and nucleus. Easier will be the removal of electron. So smaller will be the ionization energy and vice versa. Means shielding effect का ionization energy के साथ inverse relation हुआ. क्या relation बनता है? Inverse relation बनता है. Mean greater the shielding effect, larger will be the atomic size, weaker will be the attraction between valence electrons and nucleus. Easier will be the removal of electrons. So smaller will be the ionization energy value and vice versa. Last factor है that is nature of orbitals. Orbitals कौन कौन से हैं? s orbital, p orbital, d orbital and
f ऑर्बिटल। अब ऑर्बिटल कैसे अफेक्ट करते हैं? अगर आपको याद हो, हमने डिस्कस किया था कि ऑर्बिटल्स की डिफरेंट एनर्जी होती है। एनर्जी के बेस पे वो ऑर्बिटल जो जितना न्यूक्लियस के क्लोज होगा इतनी उसकी एनर्जी कम होगी, और कोई भी ऑर्बिटल जितना न्यूक्लियस से दूर होगा उतनी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। मीन अगर एनर्जी ज्यादा है तो वो ऑर्बिटल न्यूक्लियस से दूर होगा, और अगर न्यूक्लियस से दूर है तो मीन उस ऑर्बिटल और ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस में अट्रैक्शन कम होगी, इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा। तो एनर्जी का ऑर्डर ऑर्बिटल का क्या बनता है? एस की एनर्जी सबसे कम है, उससे ज्यादा पी ऑर्बिटल की एनर्जी है, उससे ज्यादा डी ऑर्बिटल की एनर्जी है, और उससे भी ज्यादा एफ ऑर्बिटल की एनर्जी है। अब जरा बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर की। अगर एफ की एनर्जी सबसे ज्यादा है, मीन एस पी डी और एफ ऑर्बिटल्स में से अगर ये सेम शेल के हों तो इन ऑर्बिटल्स में से F की एनर्जी सबसे ज्यादा है, सो F ऑर्बिटल बाकी ऑर्बिटल्स के मुकाबले में न्यूक्लियस से दूर होगा। इट मीन F के इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस में अट्रैक्शन कम होगी एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ S, P एंड D ऑर्बिटल। इट मीन किस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा, किस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम एनर्जी हमें चाहिए F की, और सबसे ज्यादा एनर्जी हमें किस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए चाहिए होगी? एस के लिए। अब इसकी क्या वजह है? एस के ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्यों ज्यादा है? क्यों हमें एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए? क्योंकि एस की अपनी एनर्जी कम है। अगर एस की एनर्जी कम है तो ये न्यूक्लियस के करीब होगा, और अगर एस न्यूक्लियस के करीब है तो एस के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में बहुत स्ट्रांग अट्रैक्शन है। जितनी अट्रैक्शन स्ट्रांग होगी इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा, मीन उतनी एनर्जी ज्यादा सप्लाई करना पड़ेगी। तो व्हाट इज द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर ऑफ दीज ऑर्बिटल? इट मीन सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? एफ की। और सबसे ज्यादा किस ऑर्बिटल की आयोनाइजेशन एनर्जी होगी? एस की। सो एस की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है, उससे कम पी इलेक्ट्रॉन्स की होगी, और उससे कम डी, और सबसे कम एफ की होगी। ये 4 डिफरेंट फैक्टर्स आयोनाइजेशन एनर्जी के। अब जरा ट्रेंड की बात करते हैं। व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल? अच्छा, ये जो फैक्टर्स हैं इनके बारे में भी एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मसलन फैक्टर्स के बारे में क्या पूछा जा सकता है? डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एटम्स या ऑफ द एलिमेंट्स, ये सिंपल आयोनाइजेशन एनर्जी कहा जा सकता है। या ऐसे भी पूछा जा सकता है व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, ये फैक्टर्स के बारे में क्वेश्चन था। अब जरा बात करते हैं ट्रेंड की। व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी? ट्रेंड मैंने कहा वेरिएशन ऑफ any property along group and period. So trend of ionization energy mean variation of ionization energy along group and along period. One by one discuss करते हैं। पहले बात करते हैं variation of ionization energy along groups. Variation of ionization energy along group. जब हम along group मूव करते हैं, along group का मतलब क्या होता है? टॉप टू बॉटम। तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती जाती है। मीन क्या कह सकते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस अलोंग ग्रुप इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और यहां से भी एक क्वेश्चन अराइज होता है, यहां पे भी इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन क्या बनता है? व्हाई आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस अलोंग ग्रुप इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। Why ionization energy decreases along group in the modern periodic table? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्यों आयोनाइजेशन एनर्जी along group डिक्रीज होती है? जरा स्क्रीन पे आप गौर करें। अभी एक ऑर्बिट है, जब हम along group मूव करते हैं, along group मूव करने से क्या होता है? नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ते हैं। आपको नजर आ रहा होगा, यानी जब हम along group मूव करते हैं, मीन टॉप टू बॉटम, along ग्रुप मूव करने से नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ते हैं।
जो जो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ेंगे शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा। जब शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, मीन एटॉमिक साइज लार्ज होता जाएगा। अब जरा गौर से देखें, साइज में क्या चेंज आ रही है? एटॉमिक साइज क्या हो रहा है? लार्ज हो रहा है। एटॉमिक साइज के लार्ज होने से वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में अट्रैक्शन क्या होती जा रही है? वीक होती जा रही है। और जितनी अट्रैक्शन कम होगी, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। मीन जितना साइज लार्ज होगा, अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की वीक है, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, कम एनर्जी सप्लाई करके हम उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं। सो इस क्वेश्चन का क्या आंसर बनता है? When we move along a group in periodic table, the number of orbits increases, shielding effect also increases, atomic size becomes large, attractive forces between nucleus and valence electrons decreases. It becomes easier to remove valence electrons. That's why ionization energy decreases along a group in modern periodic table. जरा ग्राफिकली इसी बात को जरा समझते हैं। ये मैंने अल्कली मेटल्स के लिए ग्राफ बनाया है, और अगर लिथियम टू सीजियम की बात करें, ये अलॉन्ग ग्रुप ट्रेंड है। जो जो हम अलॉन्ग ग्रुप जाते हैं, अलॉन्ग ग्रुप जो जो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या चेंज आ रही है? आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है। मीन विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, मीन अलॉन्ग ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। मतलब ये कौन सा ग्रुप है? फर्स्ट है। इसमें कौन से एलिमेंट्स हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। अब ये जो एलिमेंट्स हैं, ये अलॉन्ग ग्रुप एलिमेंट्स हैं। मीन with the increase in atomic number along the group ionization energy decreases. क्वेश्चन मैंने क्या बताया था कि why ionization energy decreases along the group in modern periodic table? तो आंसर क्या बताया कि when we move along group mean from top to bottom in modern periodic table, the number of orbits increases, shielding effect also increases, atomic size becomes large, the attractive forces between nucleus and valence electrons decreases, so it becomes easier to remove valence electron. That's why ionization energy decreases along group in modern periodic table. Second variation जरा डिस्कस करते हैं, variation of ionization energy along period. अगर ionization energy along group डिक्रीज हो रही है, तो along period क्या होगी? इंक्रीज होगी। कोई भी प्रॉपर्टी जो along group डिक्रीज होती है, वो अलॉन्ग पीरियड इंक्रीज होती है। सो क्या कहेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस अलॉन्ग पीरियड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस अलॉन्ग पीरियड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और यहाँ पे भी एक क्वेश्चन अराइज होता है। क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? व्हाई ionization energy increases along period in modern periodic table? Why ionization energy increases along the period in modern periodic table? इसका आंसर क्या होगा? जब हम along period मूव करते हैं, period mean from left to right, इससे क्या होता है? along period मूव करने से number of orbits सेम रहते हैं। अगर number of orbits सेम है, तो shielding effect भी सेम होगा। लेकिन along period जाने से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है। जो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा, न्यूक्लियर पुल बढ़ेगी। जब न्यूक्लियर पुल बढ़ेगी, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेंगे? न्यूक्लियर पुल के बढ़ने से टुवर्ड द न्यूक्लियस, मीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल मूव टुवर्ड द न्यूक्लियस। और जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब आते जाएंगे, तो उससे क्या होगा कि साइज स्मॉल होता जाएगा। मीन अलॉन्ग पीरियड जाने से ऑर्बिट्स सेम रहते हैं, जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट भी सेम रहता है। और ऑर्बिट सेम है, शील्डिंग इफेक्ट सेम है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से न्यूक्लियर पुल बढ़ जाती है, और जब न्यूक्लियर पुल बढ़ती है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किधर मूव करते हैं? टुवर्ड द न्यूक्लियस।
जब ये टुवर्ड द न्यूक्लियस मूव करेंगे तो एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, स्मॉल। जब एटॉमिक साइज स्मॉल होगा तो अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस क्या हो जाएगी, इंक्रीज। जब अट्रैक्शन बढ़ जाएगी मीन इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाएगा। जब अट्रैक्शन बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाएगा और इस वजह से फिर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन क्या था, व्हाई आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस अलोंग पीरियड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो आंसर क्या होगा कि व्हेन वी मूव अलोंग पीरियड मीन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल the number of orbits remains same, shielding effect also remain same, but due to the increase in nuclear charge, nuclear pull increases, so atomic size becomes small. The attractive forces between valence electrons and nucleus increases. So it becomes difficult to remove valence electrons. That's why that's why ionization energy increases along periods in modern periodic table. ये हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। फर्स्ट पीरियड में हमने पढ़ा था दो ही एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से, हाइड्रोजन एंड हीलियम। दोनों में से किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, हीलियम की। हाइड्रोजन की कम है और हीलियम की ज्यादा है। mean along period mean from hydrogen to helium ionization energy increase हो रही है। ये तो फर्स्ट पीरियड था। अब सेकंड पीरियड की बात करते हैं। ये जो एलिमेंट्स हैं ये वाले, ये सेकंड पीरियड के हैं। उसमें देखिए लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान। इनको अगर आप देखें ये भी अलार्म पीरियड, ये कौन सा पीरियड है, सेकंड पीरियड है, लिथियम टू नियान। अब अलार्म पीरियड जब हम सेकंड पीरियड में मूव कर रहे हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है। इट मीन आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस अलोंग पीरियड। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ एबनॉर्मेलिटी नजर आ रही होगी। बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है और बोरान की आयोनाइजेशन एनर्जी कम है। अब बोरान तो थर्ड ए ग्रुप में मौजूद है और बेरिलियम सेकंड ए ग्रुप में है। तो अगर बोरान थर्ड में है तो मैंने कहा कि आयोनाइजेशन एनर्जी अलोंग पीरियड इंक्रीज होती है, तो बोरान की आयोनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम से ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन बोरान की आयोनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम से कम है। इसकी क्या रीजन है, ये एबनॉर्मल बिहेवियर क्यों है, ये आगे मैं आपको बताऊंगा। इसी तरह यहाँ पे देखें ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन से ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन से कम है। इट मीन यहाँ पे भी एबनॉर्मल बिहेवियर है। इट मीन यहाँ पे कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स एबनॉर्मल बिहेवियर शो कर रहे हैं, थर्ड ए। और यहाँ पे कौन से शो कर रहे हैं, ये सिक्स में। ऑक्सीजन कौन से ग्रुप में है, सिक्स में। मीन थर्ड ए और सिक्स। इसी तरह थर्ड पीरियड की बात करते हैं, यहाँ पे भी देखें अलोंग पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है, लेकिन एबनॉर्मल बिहेवियर किसका है, एल्यूमिनियम और सल्फर का है। मींस यहाँ पे भी अगर आप देखें तो थर्ड ए ग्रुप का एलिमेंट है और ये सिक्स का है। इट मीन अलोंग पीरियड जो आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड है, जो वेरिएशन है, उसमें कौन कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स एबनॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं, एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप थर्ड ए एंड सिक्स्थ ए। तो ये आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अगर किसी के क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन है वो डिस्कस कर सकते हैं, वो मैसेज करके पूछ सकते हैं। अच्छा, एक स्टूडेंट ने कहा है कि एग्जाम्पल वाली स्लाइड दोबारा बतानी है, वो चलो मैं बता देता हूँ।
अच्छा स्टूडेंट्स, आप में से अक्सर लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अगर लेट से किसी की कोई स्क्रीन मिस भी हो गई है, वो अपने किसी फ्रेंड से ले सकता है। अब ये पॉसिबल नहीं है कि सारी स्लाइड्स को अब दोबारा बताया जाए, क्योंकि अभी आपकी नेक्स्ट क्लास शुरू होगी और यह उसका टाइम हो गया है। अगर मैं सारी स्लाइड्स आपको दोबारा बताऊंगा तो और बहुत सारा टाइम ज़ाया हो जाएगा। तो लिहाजा अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपस में डिस्कस करके वो ले लें, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।